साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड टेन्योर के पहले 6 महीने पूरे हो चुके हैं और ये 6 महीने रहे हैं एक सनक के जिसने पैदा की है दुनिया में विवादों की सुनामी। वो विवादों की सुनामी जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे ग्लोब को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट किया है। हिंदुस्तान हो, चीन हो, रशिया हो या फिर मिडिल ईस्ट, ऐसा कोई हिस्सा नहीं रहा जहां पे डोनाल्ड ट्रंप के उस विचार की, उस सनक का प्रभाव ना पड़ा हो। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक और आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे साथ में हैं तो ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट विदाउट एनी बायसनेस एंड फिल्टर, और सबसे बड़ी बात राष्ट्र प्रथम, इस उद्देश्य से कंटेंट देखें तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करिए, जुड़िए हमारे साथ में, हिस्सा बनिए हमारे यूट्यूब परिवार का। साथियों शुरुआत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के जो कार्यकाल के पहले 6 महीने पूरे हुए हैं और उस 6 महीने का क्या एक क्रिटिकल एनालिसिस हो सकता है, क्या उसके वो पक्ष हैं जिसने दुनिया को नेगेटिवली या पॉजिटिवली इंपैक्ट किया, सबके ऊपर बात करते हैं। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 वाला चल रहा था, यानी कि इनका दूसरा दौर है, पहला दौर बाइडेन के पहले वाला था 4 साल और अभी ये दूसरी बार राष्ट्रपति अमेरिका के बने, वहां पे एक नारा जो दिया गया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और आपने उनको रेड उस हैट में भी देखा होगा, टोपी लगाए हुए, जिसपे लिखा होता मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका को ग्रेट बनाना ये कुछ वैसा ही है जैसे अपनी लाइन को दूसरे की लाइन से बड़ा करना। उसके 2 तरीके हैं, या तो दूसरे की लाइन को काट दो या तो खुद का बड़ा कर लीजिए लाइन को। लेकिन यहां क्या हुआ है, ये खुद की लाइन बड़ा करने का तो पता इरादा है या नहीं है, दूसरे की लाइन काट के खुद को बड़ा सिद्ध करना ये चाहते हैं। इस सनक का प्रभाव पूरे यूएसए पे है और पूरे यूएसए में अभी विरोध का दौर जारी है। 6 महीने हुए हैं, अभी तो 3.5 साल बाकी हैं। क्या कुछ होगा देखते जाइए। मेरे दोस्तों, जिस समय ये प्रेसिडेंट बने, इस इलेक्शन के अंदर जो एक सबसे बड़ा नारा इन्होंने दिया था वो तो यही था। तो अमेरिका की कहानी कुछ देर बाद में, पहले ग्लोब को समझते दुनिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा। साहब जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने एक नारा जबरदस्त दे दिया था कि मैं अगर राष्ट्रपति बन गया 24 घंटे में कुछ बड़े डिसीजन में ले लूंगा। इनके वो निर्णय पता नहीं 24 घंटे में पूरे हो पाए हैं, नहीं हो पाए हैं। अमेरिका 2 टुकड़ों में लगभग विभाजित है। एक पक्ष है वो अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजंस के साथ खड़ा दिखता है और एक वर्ग जो है वो उसके विरोध में नजर आता है। मेरे दोस्तों, एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बात ही निकल करके आई है कि अमेरिका का 95% वो रिपब्लिकन वोटर, वो रिपब्लिकन पार्टी का सपोर्टर जो इलेक्शन के टाइम डोनाल्ड ट्रंप के सहयोग में था, आज वो रेशो घट के अप्रॉक्स 45% पे आ चुका है। मतलब किसी नेता के, जो सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता में 50% तक की गिरावट, ये किस दिशा में संकेत दे रही है। और अभी रिसेंटली जगह जगह विरोध हो रहे हैं और जो इनके सपोर्टर हैं इनकी संख्या घट रही है और विरोधियों की संख्या बढ़ रही है, न सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे बल्कि ग्लोबल लेवल पे भी। मेरे साथियों, जब ये राष्ट्रपति बने तो इन्होंने 2 बातें कही थी कि गाजा वॉर जो है वो मैं 24 घंटे में खत्म करवा दूंगा, यूक्रेन वॉर में 24 घंटे में खत्म करवा दूंगा। अपनी गारंटी है, लीडरशिप मजबूत होनी चाहिए, इरादों में मजबूती होनी चाहिए। बाइडेन के बस की बात नहीं है, हम लीडर थे, हम कुछ अच्छा करेंगे। मेरे दोस्तों, गाजा वॉर में क्या हो रहा है, गाजा वॉर के क्या हाल है, ये तो आपको पता ही है। अब गाजा छोड़िए, गाजा से निकल करके इजराइल का जो नजर है वो सीरिया के ऊपर भी अब अटैक के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। सीरिया के ऊपर होते हुए वो अटैक, वो शायद डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा अजीब इसलिए लगेगा क्योंकि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कंधे पे हाथ रखा था सीरिया के राष्ट्रपति के, उनको अपना एक बताया था कि गुड मैन, अच्छा इंसान। ये सर वही सीरिया है जहां पे ये एक, जिसको कहते थे भैया ये तो हब ऑफ टेररिज्म है, और वहां पे बहुत सारे उनके ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगाए थे। लेकिन जब नेतन्याहू ने वहां पे हमले करने शुरू किए, उन हमलों के बाद में नेतन्याहू को ही क्रिटिसाइज कर दिया, कह के भैया ये नासमझ हरकत या नासमझ बच्चे जैसी हरकत नेतन्याहू ने कर दी है। अब इनके अंदर का राज क्या है वो तो समय के साथ में स्पष्ट होगा। लेकिन गाजा वार 24 घंटे में नहीं रुका। दूसरी बात, 24 घंटे में रोक रहे थे ये यूक्रेन और रशिया का वॉर। अब ये यूक्रेन रशिया का टेंशन जो 2014 से बढ़ा और 2022 में आकर के तो एस्केलेट हो गया बहुत जबरदस्त तरीके से, 24 घंटे के अंदर ये कुछ ना कर पाए, और परेशानी उसके चक्कर में आज इंडिया को, पूरे ब्रिक्स नेशन को उठानी पड़ रही है एक विचार कि भाई हम इसको करके रहेंगे। हुआ क्या, कहां आप युद्ध रोकना चाह रहे थे। रिसेंट मीटिंग में जैसा कि रिपोर्ट्स में जाहिर हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जेलेंस्की से कि साहब क्या आप इंटरनल पार्ट में अटैक कर सकते हो, क्या मास्को तक पहुंच सकते हो, क्या सेंट पीटर्सबर्ग पे अटैक हो पाएगा। जब ऐसी विचारधारा एक राष्ट्रीय नेता की हो और वो चाहता है कि भाई युद्ध से मैं शांति ले आऊंगा,
तो जब आप पीस की बात करते थे तो वॉर नहीं था, अब आप वॉर को बंद करने के लिए एक नया वॉर छेड़ना चाहते हो। तो कुल मिलाकर के आपके एटीट्यूड पे, आपकी पॉलिसीज पे शक है। अमेरिका में एक टर्म बड़ा पॉपुलर हो चुका है, वो टर्म कहलाता है यूक्रेन फिटीग। ये यूक्रेन फिटीग क्या होता है? यूक्रेन के उस विचार पे या युद्ध रोकने के लिए जो पॉलिसीज बन रही हैं, जो पैसा लगाया जा रहा है, उससे अमेरिका के लोग परेशान हो चुके हैं, थकावट आ चुकी है। अब भैया इस मुद्दे को छोड़ो, 24 घंटा छोड़ के 24 महीने से ज्यादा हो गया, आप कुछ ना कर पाए। हर दिन मीटिंग होती है जी, पीस टॉक होगा, फिर बोलते हैं हम सैंक्शन लगा देंगे, युद्ध बराबर हो रहा है, हमले बराबर हो रहे हैं, और अल्टीमेटली अमेरिका के खजाने से, जो हथियारों का खजाना है, वहां से आपको हथियार देने पड़ रहे हैं, जबकि वहां की कांग्रेस या वहां की जो और लीडरशिप है वो नहीं चाहती कि इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाए। मेरे दोस्तों, वो हथियारों के उस सौदागर के, एक तरह से सौदागर ही कहेंगे, ये चाहते हैं भी कैसे भी हथियार वगैरह बिके, मामला हो, शांति बढ़े। शांति छोड़िए, यहां पे पुतिन ने जो है वो बैक टू बैक अटैक कर दिया, आसमान से हमला हुआ। तब तक ट्रंप को पता नहीं था कि उनकी जो गवर्नमेंट है उसने उनके हथियार रोक दिए हैं या यूक्रेन के। तो साहब इन्होंने जब गुहार लगाई तो उन्होंने कहा कि भैया हमें हथियार दे दो, नहीं हथियार दोगे तो हम हो जाएंगे खत्म, हमारा होगा काम तमाम। तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशल राइट्स का यूज किया और यूक्रेन के लिए हथियार अलॉट किए कि भैया हम हथियार देंगे। क्यों? क्योंकि वहां के ये क्लियर हो चुका था कि जो वहां का एक तरह से डिफेंस मिनिस्ट्री है वो डिक्लेयर कर चुकी थी कि जो हमारे हथियारों का खजाना है वो काफी कम हो रहा है, तो हमें हमारे खजाने में कमी हो जाएगी, हम दूसरे को कितना हेल्प कर देंगे। पर कोई बात नहीं, ट्रंप ने इस काम को भी जारी रखा, तो हथियार बढ़ाए। दूसरी तरफ आप ये देखिए मेरे दोस्तों, ये जो एक एक्टिविटी इन्होंने की कि भैया टैरिफ लगाए जाएंगे, टैरिफ वॉर ने तो सर एक तरह से पूरी दुनिया के अंदर भयंकर हलचल मचाई, जो शायद एक बहुत रीसेंट पास्ट में दुनिया ने शायद नहीं देखी। जब ये टैरिफ वॉर लगाया गया, टैरिफ वॉर का नजरिया ये था कि भाई हर तरीके से अमेरिका के फेवर में ट्रेड डील कर ली जाए, दबाव बढ़ाया जाए, अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने का इनको एक हथियार नजर आया। हथियार के पीछे की चालाकियां क्या है सारी प्रूव होगी, और वो चालाकियां कैसे, एक जो होता ना कि एक पटाखा फूट ना पाए, पटाखा एकदम हवा निकल जाए पटाखे की, वैसा कुछ इनके इस टैरिफ वॉर का हुआ है। टैरिफ वॉर में क्या क्या हुआ थोड़ा एक चीज समझिए। यहां पे एक सीएनबीसी ने कवर किया है कि यूएसए इज मेकिंग 2 बिलियन यूएसडी पर डे फ्रॉम टैरिफ्स। ठीक है सर, $2 बिलियन पर डे का टैरिफ वॉर से इनको बेनिफिट हो रहा है जो दुनिया पे टैरिफ लगाए हैं। ठीक बात है, लेकिन आपने इकोनॉमिक बेनिफिट लिया, लेकिन आपकी इमेज की धुलाई हुई, उसको जरा देख लीजिए। सबसे पहले जब ये लिस्ट लेकर के आए और डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने शो किया कि भैया हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये हो गया कि बदले में लगाया गया टैरिफ, मतलब अमेरिका पे आप इतना टैरिफ लगाते हो तो रेसिप्रोकल टैरिफ हम इतना लगाएंगे। और उसमें भी क्या दिया गया सर, जैसे कोई एक मेन्यू कार्ड हो किसी रेस्टोरेंट का और उसके अंदर ऑफर भी दिखाया जाए, लिखा है टैरिफ चार्ज टू यूएसए। ठीक है सर, जैसे चाइना है वो कितना परसेंट लगा रहा है, 67% लगा रहा है। तो इन्होंने कहा कि यूएसए का डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ 34% होगा, अप्रॉक्स हाफ करके लगा रहे हैं जी, हम तो डिस्काउंट दे रहे हैं आपको। तो क्या आज के पहले ये टैरिफ लगे हुए नहीं थे यूएसए पे? लगे हुए थे। तो इनको लगाने से क्या अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा? नहीं आएगा। सिर्फ ये क्या है, ये एक तरह से नेगोशिएट करने का, दबाव डालने का, अपने पक्ष में पॉलिसीज को बनवाने का, दुनिया के मार्केट को कैप्चर करने का ढंग है, जो इन्होंने अपने बयान में कह भी दिया। जब ये चीजें शुरू हुई मेरे दोस्तों, तो बड़े जो देश थे, कुछ ऐसे देश जिन्होंने इनको डेंट किया, इनको अच्छे से जवाब दिया, उनकी कहानी समझिए। ये सर आया चाइना के ऊपर। चाइना पे जब इन्होंने 34% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, कितना परसेंट सर? 34%। तुरंत काउंटर होता है, रिटेलिएट होता है, चाइना हिट्स बैक एट ट्रंप विद 34% टैरिफ। इन्होंने भी 34% टैरिफ और लगा दिया। झुके नहीं बात को, मतलब ट्रंप का जो था ना कि भाई हमने जो कह दिया वो लोहे की लकीर है, हमारा जो वाक्य है वो ब्रह्म वाक्य है, अब कोई हेरफेर ही नहीं हो सकता। 34% टैरिफ शी जिनपिंग ने लगाया। उसके बाद में क्या हुआ आपको पता है, अमेरिका के लिए फजीहत का मुद्दा था, और साहब ऑन टेबल बैठते हैं, ऑन टेबल चर्चा करते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की डील हम करने जा रहे हैं। चाइना ने कहा रेयर अर्थ डील कर लेंगे, सारे काम सेटल किया और अपने टैरिफ्स के अंदर मतलब अपनी बात को मजबूती से रखा, नेगोशिएट करने में मजबूर किया यूएसए को। ये एक तरह से जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो ये टैरिफ वॉर चला, उसका पहला डेंट यहां लगा, चाइना ने इनको दिया। दूसरी बात, ये आते हैं सर ब्राजील के ऊपर। ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लुला डी सिल्वा 79 ईयर्स ओल्ड हैं, और अभी वो जिस पार्टी से आते हैं वो वर्कर्स पार्टी है, एक वामपंथी विचार का व्यक्ति है। साहब बात को माना नहीं, और जब ये टैरिफ लगाए गए तो एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया
लिखा क्या है सर, लूला कॉल्स यूएस टैरिफ ए ब्लैकमेल मूव। कि साहब आप तो ब्लैकमेल करने जा रहे हो, ओपन स्टेटमेंट है ये, कठोर स्टेटमेंट है ये। अब मैं तुलना भारत से भी करूंगा, रुकिएगा। तो यहां पर लूला डिसिल्वा का स्टेटमेंट आया, एक शब्द को बहुत गौर से पढ़ लीजिएगा, ए ग्रिंगो इज नॉट गोइंग टू गिव मी ऑर्डर्स। मतलब एक ग्रीनगो जो है वो मुझे आदेश नहीं दे सकता। ये ग्रीनगो क्या होता है मेरे दोस्तों, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, जिसको हम सदर्न अमेरिका, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसके जो देश दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र हैं, वहां पर ये ग्रीनगो वर्ड पॉपुलर है। वो उनके लिए होता है जो एक तरह से जिसको कहते हैं ना गोरे लोग, वो गोरे लोग जो इंग्लिश स्पोकन है और जो उनके पास कॉमन सेंस नहीं है। मतलब होता है ना एक एकदम गुडी गुडी सा आदमी जिसको कोई बेसिक नॉलेज नहीं है और हवा हवाई बातें करता है, उसके लिए ये शब्द एक ना समझ के लिए शब्द, ना समझ गोरा, उसके लिए शब्द यूज होता है ग्रीनगो। वो ग्रीनगो वर्ड यूज किया है, ना समझ बताया है डोनाल्ड ट्रंप को, ओपन स्टेटमेंट दिया, क्लियर कट बात की और सीना ठोक के खड़े हो गए, भैया ब्रिक्स के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो एक जो देश था चाइना ने टक्कर दी, दूसरी देश लूला डिसिल्वा यानी ब्राजील ने दी। तीसरा सर जो सबसे हथप्रभ करने वाला था वो था यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन पर भी इन्होंने लगाया सर टैरिफ। अब यूनियन पे जब टैरिफ लगा, यूरोपियन यूनियन, तो एक तरह से माना यही जाता है कि भैया ये तो सारे अमेरिका के साथ हैं, अमेरिका जो चाहेगा, अमेरिका के बड़े एकदम क्लोजेस्ट लोग हैं, एक ही परिवार के, एक थाली में इनका भोजन होता है। तब फिर ये तनाव कैसा अमेरिका ने पैदा कर लिया मेरे दोस्तों, जब ईयू पे लगाया तो ईयू ने इनको बख्शा नहीं। ये डीडब्ल्यू का स्क्रीनशॉट है सर, ईयू टू इंपोज टैरिफ्स ऑन USD 28 बिलियन ऑफ यूएसए गुड्स। अमेरिका के जो वस्तुएं थी, जो वहां पे सामान इंपोर्ट हो रहा था, उसके ऊपर 28 बिलियन की कीमत के बराबर का, डॉलर के बराबर का टैरिफ लगा दिया। क्या ये चुनौती कम थी? चलो चीन और ब्राजील को मान लिया, आपकी विरोधी विचारधारा के राष्ट्र हैं, या वो जो पार्टी वहां शासन कर रही है आपकी विरोधी है। यूरोपियन यूनियन तो आपका था, मतलब आपकी सनक जो है उस सनक को सब समझ गए हैं। लेकिन ठीक है, अपने अपने हित में, जब तक उनके इंटरेस्ट में वो काम कर रही है, आपका सहयोग हो रहा है। जिस दिन नहीं होगा उस दिन लेफ्ट आपसे हो जाएंगे। कनाडा वाली बात, कनाडा के साथ में, कनाडा को तो यही ऑफर कर दिया, भैया हमारे स्टेट बन जाओ, आपको हम गोल्डन डोम जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो कुल मिलाकर के एक राष्ट्र की संप्रभुता को शून्य समझने वाला व्यक्ति एक दुनिया का खुद को लीडर कह ले और विश्व की शांति का नोबेल मांग ले, सब दुनिया में इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। और अगर इसको शांति नोबेल मिलता है इस व्यक्ति को, तो आप ये मान के चलिए दुनिया का यह 8वां अजूबा होगा और दुनिया में नोबेल प्राइज की क्रेडिबिलिटी मिट्टी में मिल जाएगी। आपका विचार क्या है? कमेंट बॉक्स इसके पे वेट कर रहा है। अब मेरे दोस्तों यहां पे आई है इकोनॉमिक बंकर बस्टर की बात आती है सर, क्योंकि रशिया पे आई है, अब रशिया को कंट्रोल करना है। तो रशिया को तो ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं 2014 से। ये ईयू के थ्रू लगभग आज तक 18 रिस्ट्रिक्शन पैकेज ला चुके हैं, 18 के आसपास सैंक्शन लगा चुके हैं, 18वां रिसेंटली लगा है, जिसका इंपैक्ट भारत के नायरा जो हमारी पेट्रोलियम कंपनी उस पर भी पड़ा है। तो ये जो बाकी के तो 2014 से चली आ रही ये घटना है, तो ये सैंक्शन लगने शुरू हुए 2022 के आसपास से। तो कितना कुछ ये करने जा रहे हैं, रशिया कंट्रोल में नहीं आया तो लगा कि भाई रशिया के जो लेफ्ट एंड राइट हैंड है इनको काटो ना यार। क्यों? क्योंकि रशिया के पास में जो पैसा आ रहा है, वो पैसा आ रहा है उसका क्रूड ऑयल बेच के। क्रूड ऑयल बेचने में कौन खरीद रहा है सर? आज अप्रोक्स रशिया का टोटल 35% के आसपास तो इंडिया खरीद रहा है, बहुत बड़ी तादाद में चाइना खरीद रहा है। तो इनको कंट्रोल करने को बोला कि भैया जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनसे जुड़ा रहेगा उसके ऊपर हम 500% का टैरिफ लगा देंगे। ये सेकेंडरी टैरिफ 500% का होगा। तो इसे कहा गया सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025। मेरे दोस्तों कल भी अमेरिका के एक सांसद ने, एक सीनेटर ने बात जो है वो बड़े गंदे शब्दों में कही है कि इनको हम अक्कल ठिकाने लगा देंगे, ऐसा इन दो देशों के लिए कहा गया है। अब क्या हो रहा है सर, 500%, कभी 100%, मेरे ख्याल में अर्थशास्त्री भूल जाएंगे कि कब कितना परसेंट उसके जो है ना ऑफिस वर्कर जो वहां काम करेंगे वो बोलेंगे सर कितना बोला था, 500 बोला था, 100 बोला था, 20 बोला, कभी कुछ कितने सैंक्शनिंग पॉइंट्स के ऊपर ये आदमी चलते हैं। आश्चर्य की बात है सर। तो इकोनॉमिक बंकर बर्स्टर की धमकियां दी जा रही हैं क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि रशिया को सपोर्ट करने में शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी, मतलब भारत और चीन, ये दो बड़े राष्ट्र हैं, इनको कैसे भी करके कंट्रोल करना होगा। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक रशिया रुकने वाला नहीं है, और रशिया रुकेगा नहीं तो यूक्रेन बचेगा नहीं, यूक्रेन बचेगा नहीं तो वो जो वादा किया था कि 24 घंटे में वॉर रुकवा देंगे, तो सर ये तो 24 साल भी ना रुक पाएगा। और यूक्रेन जो है, यूक्रेन को जो नाटो मेंबरशिप चाहिए वो उसको मिलना मुश्किल हो जाएगी। अब यहां पे क्या होता है सर,
अभी इंडोनेशिया के साथ में एक चीज समझिए, इन्होंने ट्रेड डील करी है। ये जो है ना, हम ये सैंक्शन लगाएंगे, हम ये, मैंने बोला कि सारी नीति कुछ और है ना, दिखा कुछ रहे हैं, नियत पीछे कुछ और है। तो नीति और नियत में अंतर है, नीति दिख कुछ रही है, नियत कुछ और चल रही है। बात को समझिए, गोइंग टू हैव एक्सेस टू इंडिया, ट्रम्प्स बिग हिंट ऑन ट्रेड डील। माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की न्यूज है। ट्रम्प सेड द प्रपोज्ड डील कुड प्रोवाइड अमेरिकन कंपनीज greater access to the Indian market in line with the trade pact between the US and the Indonesia। मतलब अमेरिकी जो कंपनियां हैं उनको भारत का बहुत बड़ा बाजार मिलने वाला है, उसी शर्त पे जिस शर्त पे इंडोनेशिया का बाजार हमें मिला है। अब इंडोनेशिया को जो बाजार मिला है सर, उसकी शर्त सुन लीजिए। और फिर इंडोनेशिया की मीडिया ने उसे कहा कि न्यू बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा ऑफ कॉपरेशन, म्यूचुअल कॉपरेशन, म्यूचुअल बेनिफिट। मेरे दोस्तों 0:19 के रेशो के ऊपर इनकी डील हुई है। मतलब जो इंडोनेशिया है वो अमेरिकन कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी जो अमेरिकन गुड्स हैं, उस पर 0% टैरिफ लगाएगा, और अमेरिका इंडोनेशिया के प्रोडक्ट्स पे 19% का टैरिफ लगाएगा। मतलब एक को 0 पैसे में ब्याज में रुपया मिल गया लोन, एक को 19% लोन ब्याज देना पड़ रहा है। सोच लो ये कौन सा बराबरी का सौदा। और लिखा है इन लाइन विद द ट्रेड पैक्ट बिटवीन यूएस एंड इंडोनेशिया। तो भारत के साथ में वही डील चल रही है। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया सर, क्या गजब का था कि भारत टैक्स नहीं लगाएगा। क्या करूंगा भैया, मैं लेटर भेजूंगा। इस लेटर की कहानी को समझो, जिसमें ये बातें प्रूव कर रहे हैं कि हमें 0% टैरिफ देना पड़ेगा, बाकी हम जो सामने वाले पे लगाएंगे वो हम लेके रहेंगे। ये स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। ये कहते हैं सर, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का, दैनिक भास्कर की क्लिप है, पढ़ लीजिएगा। सबसे अच्छा सौदा जो हम कर सकते हैं वो है एक लेटर भेजना। समझ रहे हैं? वह जब किसी को लेटर भेजते हैं, मतलब जो अपने डिपार्टमेंट से लेटर हम भेजते हैं जिसमें लिखा होता है कि उन्हें अमेरिका को 30%, 35%, 25%, 20% टैक्स देना होगा, तो वह एक तरह का सौदा ही होता है। अमेरिका के लिए सबसे बेहतर तरीका सीधे तौर पर दबाव बनाना है, फिर मोलभाव करना है। अब ये जब खुद कह रहा है कि भैया मैं इन टैरिफ्स के थ्रू दबाव बनाऊंगा, मोलभाव करूंगा, अपने देश के हक में करूंगा, तो आप ऐसे कौन से बिक चुके हो कि आपको लगता है कि आपका देश जो है वो मजबूत नहीं है? क्यों झुकना भाई इनके सामने, जब इनके अंदर ही खोखलापन है। आज बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था बीबीसी की, उसमें एक शख्स है राजन, मैं पूरा नाम तो उनका भूल चुका हूं, राजन सक्सेना में भी, शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो। उनका एक स्टेटमेंट था, वो इसी संदर्भ में, उनका ज्ञान विशद है, गहरा ज्ञान रखते हैं। वो एक बात बोले कि भाई जो बाइडेन का जब तक टाइम पीरियड था, भारत मजबूती से जवाब दिया करता था, यानी उनके जवाब के कठोर रिप्लाई उनको मिल जाया करते थे। लेकिन ट्रंप शासन में ऐसा नहीं हो रहा। और जब मैंने उस बात को सोचा कि क्या भैया ये बात जो कही गई है ये फैक्टफुल है या सिर्फ ये यूं ही एकदम रैंडम कह दी गई है, सर बहुत सारे नजरियों को जब देखा तो समझ में आया बात तो सही है। जो बाइडेन के टाइम इंडियन गवर्नमेंट का एक जो वोकलनेस थी वो बड़ी शार्प थी, लेकिन जब ये ट्रंप पीरियड चल रहा है तो शायद कुछ थोड़ा सा बंधन जो है वो मेरे दोस्तों महसूस हो रहा है। हम उतने वोकल शार्पली नहीं हैं, अपनी बात उतनी मजबूती से अब अमेरिका के सामने कठोरता पूर्वक नहीं रख पा रहे हैं। तो देखते हैं आगे। तो ये चीज तो क्लियर हो गई भैया, अब लेटर भेजेंगे और मोलभाव करेंगे। अब जब ऑपरेशन सिंदूर यहां हुआ और अमेरिका और माफ कीजिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक तरह से युद्ध की स्थितियां पैदा हो गई, उसका क्रेडिट लेने के लिए कम से कम 24 बार आज तक ये दोहरा चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे उस तनाव को यदि हम ना होते तो न्यूक्लियर वॉर छिड़ चुका होता, इसलिए मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए। आसिफ मुनीर को अपने पास में बुलाया, लंच पे बिठाया, और बाद में आसिफ मुनीर बोलते हैं कि ये भैया बहुत शानदार मीटिंग थी, ट्रंप ने बहुत अच्छा किया, हम इनको नॉमिनेट करते हैं कि इनको शांति का नोबेल मिलना चाहिए। प्रस्तावक बन के बैठ गए। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच में जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी उसको इस विचार ने धक्का दिया। अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई जब दोस्ती थी, जब हमारे देश के नेतृत्व ने नारा लगा दिया था अमेरिका में कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो भाई इतना मतलब कोई बेग ऐसा, जिसको बोलता मैं शब्द कुछ और लेने वाला था, कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है कि पीठ में तो छुरा घोंपने वाली बात हो गई। सर छुरा पीठ, हम तो पराए हैं, ठीक है, हम तो पराए हैं। इन्होंने अपनों के साथ में जो किया वो वीडियो के एंड में आपको दिखेगा सर, पूरा वीडियो देखते चलिए। हमें उसमें निराशा नहीं होना चाहिए कि हमारे ऐसा व्यवहार क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये महाशय ऐसे ही हैं, हमने गलत जगह विश्वास कर लिया। अब कीचड़ में पत्थर फेंका तो छींटा तो आना ही था, समझ लीजिए। अब यहां पे भारत जो है वो बात कर रहा है कि भैया हमें थोड़ा सा कम दीजिए, मतलब हम लगभग
9% या 10% के आसपास डील लॉक करना चाहते हैं। कैसे? 0 के अनुपात में। भाई हम 0% लगाएंगे, आप 9-10% लगा लेना। और एग्रीकल्चर सेक्टर पे माथाकोड़ी थोड़ी चल रही है कि भाई क्या एग्रीकल्चर सेक्टर को इन्वॉल्व कर, भारत कहता भाई हम नहीं देंगे। ये थोड़ा सा ठीक ठीक स्टैंड लिया जा रहा है। तो अमेरिका की कुल नजर जो है वो इस आर को रोकना चाहते हैं, ब्राजील के थ्रू, इंडिया के थ्रू और चाइना के थ्रू। कुल मिलाकर के ब्रिक्स को के ऊपर 10% एडिशनल टैरिफ की बात ये कह दिए। फिर बोलते हैं कि भाई हम जो है ये डॉलर को चैलेंज कर रहा है ब्रिक्स, एक छोटा सा संगठन, नेग्लिजिबल है जी, इग्नोर करके चलते, हम जरा सीरियस नहीं लेते। भैया आप सीरियस नहीं लेते तो फिर तुम्हारा धक 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 क्यों हो रहा है, क्यों 10% टैरिफ की बात कर रहे हो? तो ये ब्रिक्स करेंसी जिस दिन आएगी और अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक रही तो सर डॉलर की सुप्रीमेसी धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जाएगी और ये दुनिया में एक तरह से क्या कह सकते हैं उसको कि मल्टीपल पावर ब्लॉक्स की जो पॉलिटिक्स है वो काफी मजबूत हो जाएगी, जो कि दुनिया के लिए अच्छा है। तो इन ब्रिक्स देशों को मजबूती के साथ में खड़े रहना चाहिए। ब्रिक्स अगर मजबूत होगा तो दुनिया के अंदर सर उस G7, नाटो और इस यूरोपियन यूनियन का एक ही मजबूत विकल्प है, वो है ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स की मजबूती चीन, रशिया और इंडिया के हाथ में है, ब्राजील के हाथ में है। ये देश जितने मजबूत रहेंगे और अपने मेंबर्स को बढ़ाएंगे उतना बेहतर होने वाला है। खैर, इसके बाद में सर इतिहास है लगभग 20-22 साल का, अमेरिका डायरेक्टली किसी युद्ध में नहीं आया। इन महाशय का ये 6 महीने के कार्यकाल में अमेरिका को डायरेक्ट युद्ध के अंदर भी आना पड़ा। इराक के अंदर इस्फहान, नतांज और फोर्दो, ये 3 न्यूक्लियर साइट्स में, स्पेशली फोर्दो के ऊपर तो इन्होंने जो बंकर बर्स्टर बॉम्ब यूज किए और डायरेक्टली यहां पे अटैक किया, कहा कि न्यूक्लियर साइट्स को हमने खत्म कर दिया है, परमाणु बम ईरान नहीं बना पाएगा। तो ईरान का जो ये परमाणु बम का प्रोजेक्ट है, आपको मेरे ख्याल में इसको समझना चाहिए, इसका एक नजरिया है, क्यों वो कर रहा है, क्या उसके पक्ष हैं, क्या उसके विपक्ष हैं। ये वीडियो जरूर एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि ईरान का पोजीशन क्या है। खैर सर, तो यहां पे अटैक किए, अब हुआ क्या? बंकर बर्स्टर बम का तो कहानी आपको पता है, वो एज ए हैमर अंदर जाता है बहुत गहराई तक और फिर जाके वो बर्स्ट करता है, तो नीचे एक तरह से भूमिगत जो बंकर्स होते हैं उनको भी तबाह कर देता है। ये भी पहली बार था, फर्स्ट टाइम इन्होंने यूज किया लगभग 13 टन वजन का, 13,000 किलो का ये बॉम्ब जो है वो यहां पे फोर्दो पे गिराया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी शांति की पहल करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये लिखा। एक लाइन जरूर पढ़िएगा सर, 2 चीजें बड़ी हाईलाइट करूंगा। एक तो बॉम्ब्स जो इन्होंने वर्ड यूज किया उसको इन्होंने कैपिटल में लिखा, स्मॉल नहीं दिया, मतलब ये हाईलाइट करना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हैं कि भैया हम शांति दूत हैं और बॉम्ब यूज करते हैं। और फाइनली इन्होंने लिखा कैपिटल में ही, नाउ इज द टाइम फॉर पीस, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। मतलब कि अब शांति का दौर शुरू होगा हथियार बॉम्ब बना करके। कोई बात नहीं सर, लेकिन ईरान से एक ऐसा स्टेटमेंट आया जो लगा कि शायद अमेरिका की एक्टिविटी फेल हो गई। कैसे? ईरान सेज इट हैड इवैक्यूएटेड 3 न्यूक्लियर साइट दैट यूएस स्ट्रक, यानी जो 3 जगह तुमने हमले की हम ऑलरेडी इसको खाली कर चुके थे। अब ये सच्चाई तो सर समय पे मालूम चलेगी, लेकिन एक बात जो है वो प्रश्न बनता है, IAEA ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो एक तरह से न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है सर, ये क्या करती है? ये परमाणु जो संयंत्र होते हैं उनको चेक करती है, उनके ऊपर नजर रखती है कि कहीं कोई परमाणु हथियार तो नहीं बना रहा, या तो जो संधि से अलग हटके कुछ काम तो नहीं हो रहा। इनसे पूछा गया कि भाई जब आपने बम फोड़े हैं, वहां पे न्यूक्लियर के प्लांट तबाह हुए हैं, तो रेडिएशन हुआ क्या? भाई अगर मान लीजिए पानी बोतल के अंदर है और बोतल को आपने फोड़ दिया तो पानी तो बहना चाहिए ना। तो पूछा कि क्या रेडिएशन हुआ, तो इन्होंने जवाब दिया सर कि यहां पे कोई रेडिएशन नहीं हुआ। तो रेडिएशन नहीं हुआ तो क्या बोतल में पानी नहीं था? पानी अगर बहा नहीं बोतल फोड़ने के बाद में भी, तो इसका मतलब बोतल में पानी नहीं था। या तो हो सकता है कोई मैजिक शो इनको आता, कोई मैजिक शो किया होगा। तो ये बात कुछ हद तक तो ठीक ही लगती है ईरान की कि शायद वहां से न्यूक्लियर जो है वो इवैक्यूएट कर दिया गया, जो मटेरियल उन्होंने एनरिच किया। तो साहब यहां पे हमने भी इसको कवर किया था। तो यूएस स्ट्राइक फेल्ड, एक ऐसा माहौल खूब बना। इन्होंने भी, ईरान के एक ट्वीट है सर, ये अकाउंट है डेली ईरान मिलिट्री, ने कहा फोर्दो हैज बीन कंप्लीटली एम्प्टीड एंड इवैक्यूएटेड फॉर सेवरल मंथ्स। भाई बहुत दिनों पहले हमने इसको खाली करा लिया था, कोई बात नहीं, अब कुछ विशेष बिगड़ा नहीं। तो ट्रंप के लिए सर ये भी शौक है। कुल मिलाकर के बहुत सारे फ्रंट के ऊपर जिन्होंने जो माहौल बनाया कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन होता ना कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, कुछ विशेष यहां हो नहीं पाया। इसके बाद में रीसेंट मार्क रूट को पकड़ते हैं। ये मार्क रूट कौन? नाटो के महासचिव हैं। बोले जी हम तो खुद अपने मुंह से बोल चुके हैं, बिना आप भी एक बार धमकी लगा दो कि रूस रशिया का साथ छोड़ो वरना सेकेंडरी टैरिफ लगा देंगे 100% तक के। तो मार्क रूट बोलते हैं
कि यदि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, यदि आप चाइना के राष्ट्रपति हैं, यदि आप ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, तो कॉल कीजिए ट्रंप को और कहिए कि भैया रुक जाओ, उनको कंट्रोल करो। क्यों? क्योंकि अब वहां पे 500% से उड़ के भी 100% पे आए हैं। से कभी 5 कभी 100 कुछ कुछ चलता है। तो मार्क रूट से भी धमकी लगवाई कि ट्रंप थ्रेटन्स रशिया विद टैरिफ इफ यूक्रेन वॉर इज नॉट रिजॉल्व इन 50 डेज। मतलब 24 घंटे का वादा इतने साल बाद 50 दिन के ऊपर जाता है। अब कुल मिलाकर के सेकंड टैरिफ की बात आई, 50 दिन में युद्ध रुकना चाहिए। 50 दिन भी हो जाएंगे, फिर कुछ ना कुछ ड्रामा नया क्रिएट होगा अनडाउटली। तो सेकेंडरी टैरिफ का मतलब यह है कि जो सपोर्टर राष्ट्र है रूस के, उन पे भी हम दाव लगाएंगे। और इसी क्रम के अंदर आपने रिसेंटली देखा होगा कि भारत के जो अभी कुछ उनकी रोजनेफ्ट, रशिया की जो ऑयल कंपनी है, उसके ऊपर सैंक्शन लगा। रोजनेफ्ट का इन्वेस्टमेंट हमारे नायरा एनर्जीज के अंदर है, तो एक हमारे रिफाइनरी को भी चैलेंज हुआ है, हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट गया। लेकिन धमकी के बाद में भी भारत ने क्लियर कहा कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हमारा प्राइमरी गोल है और हम उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप आश्चर्य समझिए, भारत को यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि भाई आप जो है वो तेल मत खरीदो। आज भी यूरोपियन यूनियन आज की डेट में भी कहते हैं 7% अपने ऑयल की पूर्ति जो है वो इससे करता है। तो जो राष्ट्र आज भी खरीद रहे हैं यूरोपियन यूनियन के, कुछ राष्ट्र के नाम मैं भूल रहा हूं, रोमानिया और एक और देश है, तो उनको रोकना चाहिए ना भाई, तुम हम पे क्यों आते हो। पर कोई बात नहीं, कहना कुछ और है, होना कुछ और है। अब चलिए सर अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर आपको पता होगा वन बिग ब्यूटीफुल बिल लाने की बात हुई। यही वो मुद्दा था जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में आके खड़े हो गए उनके एक मजबूत साथी, नाम था उनका एलन मस्क। एलन मस्क ने अपनी अमेरिका पार्टी दूसरी बना के खड़ी कर ली और विवाद बड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने कैसे कैसे स्कैंडल के आरोप लगाए, एप्स्टीन जो फाइल्स उसके ऊपर बेचारे अपने बयान देते हर दिन फिर ही रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अमेरिका का ये बिग ब्यूटीफुल बिल का विरोध पूरे अमेरिका में हुआ और रिसेंटली आप ये समझिए लगभग 1600 जगह पे प्रोटेस्ट हुआ और ऑर्गेनाइजर्स कह रहे हैं कि मिलियंस में लोग जो हैं वो इन सभाओं में इकट्ठा हुए जहां पे ट्रंप का विरोध हो रहा है। तो ट्रंप की इंटरनल पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। पहली बार आपको पता होगा रिसेंट यूज इन्होंने अपनी उस फोर्स का किया आम जनता पे जो पुलिस से टैकल हो सकती थी। तो ट्रंप की नीतियां देश के अंदर भी बेहतर नहीं है। दुनिया के लिए एक एजुकेशन का बहुत बड़ा हब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रही है। ठीक है, भारत के भी बड़े बड़े विद्वानों ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी है। ये महाराज चाहते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट हार्वर्ड में बैन हो जाएं, तो एक तरह से इसको कैंपस डिस्ट्रक्शन कहेंगे। इसका विरोध अमेरिका में भी हुआ, दुनिया में भी हो रहा है। तो ये इनके वो एक्शन है जिनसे अमेरिका ग्रेट बनेगा। सर ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी होती है। सॉफ्ट डिप्लोमेसी के पार्ट होते हैं कि दुनिया आपके लिए एजुकेशन पर डिपेंडेंट हो रही है, तो आप बहुत कुछ अपने अनुकूल कर सकते हो। लेकिन सर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो कुल मिला के कहानी है मेक अमेरिका अलोन अगेन। ठीक है सर, ग्रेट नहीं अलोन बनाने की तैयारी है। एजुकेशन पे जूता इन्होंने मार दिया और इसी बात का विरोध जो है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बराक ओबामा साहब ने किया। अब ये जो बराक ओबामा ने विरोध किया सर, ये मेरे ख्याल में लगता है अब तक का जो अब मैं बात बोलने जा रहा हूं, ये इस पूरे 6 महीने के कार्यकाल में एक तरह से ग्रहण है। ग्रहण समझते हैं, काला धब्बा है। हुआ ये, आप एक बार वीडियो जरा देखें, आपने सुन भी लिया होगा, मेरी बात सुनते जाइए, वीडियो पे नजर रखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर एक वीडियो किया जिसपे लिखा है नो वन इज अबाउट द लॉ। एफबीआई के 3 एजेंट्स आते हैं और आकर के बराक ओबामा को गिरफ्तार करते हैं, उनकी हथकड़ी लगाते हैं। ये एक तरह से एआई जनरेटेड वीडियो उन्होंने डाला। इसके ऊपर कुछ नहीं, ना कोई ऐसा है कि भाई ये गलत है, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए पूरे वीडियो में इनकी हथकड़ी लगा दी गई है। एक राष्ट्रपति के लिए सर, एक पूर्व राष्ट्रपति के लिए एक सिटिंग प्रेसिडेंट उनको जेल में बैठा हुआ दिखा रहा है, उन पे हथकड़ियां लगी हुई दिखा रहा है और कह रहा है नो वन अबाउट द लॉ। मतलब ये क्या है सर, इसे आप क्या भाषा कहोगे? इनके लिए सर मेरे को तो भारत के एक लीडर याद आते हैं, शशि थरूर साहब। शशि थरूर से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपने इतने, आप तो खुद डिप्लोमेट रहे हैं, आपने दुनिया को देखा है, आपकी डिप्लोमेसी पे समझ बहुत गहरी है, तो अमेरिका के इतने प्रेसिडेंट्स को आपने देखा, तो इनके लिए आप क्या बोलोगे? पता है आपको क्या वर्ड यूज किया था शशि थरूर साहब ने? वर्ड यूज किया था अनसिविलाइज्ड। तो ये जो एक्शन हुआ है, जो आपने अभी देखा बोर्ड के ऊपर, इसे तो सर अनसिविलाइज्ड एक्शन ही कहा जाएगा कि एक देश के पूर्व राष्ट्रपति को इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट करना, वो भी एक राष्ट्रपति। सर ये कोई मीडिया सेल नहीं है, वो प्रेसिडेंट खुद हैं, तो जो ऐसा कर सकते हैं सर, उनके लिए अनसिविलाइज्ड वर्ड यूज शशि थरूर ने किया। मेरी नजर में वो जस्टिफाइड है, आपकी नजर क्या कहती है बताइए।
तो सर ये 6 महीने के कार्यकाल की पूरी कहानी, इसमें जो कुछ है सारा फैक्ट पे बेस्ड है, सारी सच्चाई है। अब क्या नजरिए से आगे बढ़ रहे हैं और कहां तक बढ़ पाएंगे, क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा भारत के लिए, सबसे बड़ी बात यही है कि हमें हमारे संबंधों को, अपनी संप्रभुता को ऊंचा रखते हुए, हमारे अपने इंडिपेंडेंट रिलेशन रशिया से मेंटेन करते हुए, डिप्लोमेटिकली प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हुए, चाइना से संबंध अच्छे बढ़ाते हुए, हमें अब एक नए ब्लॉक्स को डेवलप करना चाहिए। और ब्रिक्स को जितनी मजबूती भारत देगा, आरआईसी के जो ये ट्रोइका है, ये त्रिकोण, इसको जितनी मजबूती हम देंगे, हमारे लिए फ्यूचर में उतना बेहतर होगा। नए बाजारों को तलाशा जाए, अमेरिका पे जो हमारी डिपेंडेंसी क्रिएट हुई है उसको धीरे धीरे सीमित किया जाए, और मल्टीपोलर वर्ल्ड के निर्माण में हमें कदम बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे बहुध्रुवीयता क्रिएट हो, किसी की किसी पे पूरी तरह से निर्भरता नहीं हो। तो सर एक बैलेंस क्रिएट होगा, दुनिया शांति की तरफ आगे निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो मेरे साथियों, ये एनालिसिस 6 महीने का हमने किया, दुनिया परेशान और जो समस्याओं की सुनामी, उसका दर्शन तो आप कर चुके हैं। आपके जो भी विचार हो सर, कमेंट सेक्शन ओपन है। आपसे एक छोटी सी बात और कहते हैं, आप चाहें तो हमारे हौसले को ना बहुत बढ़ा सकते हैं, जिससे हम कुछ और अच्छा करने के लिए मोटिवेट हो जाएं। छोटा सा काम वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो बढ़ता हुआ नंबर हमें हौसला देता है, और बहुत ही कम टाइम में, अप्रॉक्स 70 डेज में वी हैव रीच अराउंड 50K सब्सक्राइबर्स। अप्रॉक्स 50K या तो हो चुके होंगे या होने वाले होंगे। एक छोटे से समय में हमने एक बड़ा अचीवमेंट लिया आपके सहयोग से। तो हमारा प्रयास जारी है, आपके सहयोग की अपेक्षा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और साहब के लिए आप क्या सोचते हैं, खुला है कमेंट पेश करिए, लेकिन हाँ, मर्यादाओं में रहते हुए। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, सी यू सून अगेन, बाय बाय।